पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? पूल ऑफ जॉब सीकर्स को लेकर आना, ठीक है ना? पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को अपने पास रखना, उनसे कांटेक्ट करना पोटेंशियल एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है? एंड बहुत सारे एम्प्लॉइज आते हैं। कई लोग तो जो जिनका बनता नहीं है वो भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ग्रेजुएट चाहिए, कई लोग तो +2 पास वाले भी आ जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हो जाता है ना काफी। सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब चलती रहती है। ये नहीं कि एक बार एम्प्लॉई हमने हायर कर लिए या रिक्रूटमेंट के लिए बुला लिया उसके बाद नहीं बुलाएंगे। हर साल रिक्रूटमेंट होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। माइक म्यूट कर लो जिसका अनम्यूट है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी बड़ी ग्रोज करती है वैसे वैसे रिक्रूटमेंट भी होता रहता है। तो बेसिकली इसका मतलब है रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लाना, ठीक है? ठीक है? और कंपनी रिक्रूटमेंट करना तब बंद करती है जब वो बंद होने लगती है, तब नहीं तो चलती रहती है रिक्रूटमेंट हर साल। ठीक है? ये चार्ट को अभी हमने नहीं देखना, हम सीधा प्रोसेस पर आएंगे। सबसे पहले नीचे स्टेप क्या है? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट प्लान करते हैं। फिर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, सर्चिंग, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। द फर्स्ट स्टेप ऑफ, याद रखना जो स्टेप्स वाली चीजें हैं पेपर में बहुत आती हैं, स्टेप्स पेपर में बहुत आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है? हम पहले देखते हैं कि कितनी खाली पोस्ट है हमें जिसको भरना है, ठीक है? कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमारे जिसके लिए हमारे पास वर्कर्स नहीं है, उनके लिए हमें कौन सा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जब भी रिक्रूटमेंट के लिए हम न्यूज़पेपर में आप वो भी देते हैं या लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, उसमें लिखा होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है? ग्रेड एंड सैलरी भी लिखी होती है कि इतनी सैलरी आपको मिलेगा, इतना ग्रेड पर आपको मिलेगा। स्टार्टिंग डेट भी लिखा होता है, इस टाइम पे जॉइनिंग रहेगी। ये भी लिखा होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मतलब टेम्परेरी या परमानेंट बेस पर आपको मिल रहा है। ये भी बताया जाता है कि कोई कंडीशन है कि नहीं जॉब से रिगार्डिंग, तो वो भी आपको पहले से बता दी जाती है क्योंकि उनको अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। फिर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट मतलब हम हम पूरा सोचते हैं अब कि एम्प्लॉइज कहाँ से लेंगे, अंदर से लेंगे, बाहर से लेंगे, कौन से मेथड से लेंगे, कौन सी लोकेशन से लेंगे। और क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करना है, तो हमें उस तरीके के एम्प्लॉइज चाहिए जो इंग्लिश बोल पाते हो या इस तरीके से, है ना? तो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट वो देखते हैं कि कौन से जियोग्राफिकल लोकेशन से लेना है। विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम चूज करेंगे। मेथड्स होते हैं ना बड़े सारे। सो और कौन सी एक्टिविटीज, मतलब हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे रिक्रूट करने के लिए। फिर सर्च, आप सर्च करते हो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है ना? वो हम अभी पढ़ेंगे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एवरीबडी नोज दैट, वैसे है ना? एक 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 करके जरा बताओ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन होते हैं, कैसे होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने प्रमोशन हम मतलब, अगर हाँ बोलिए। एक डिपार्टमेंट में जाना हो तो कॉर्पोरेट में आईजीपीस निकलती है। तो अगर आपको लाइक आप मतलब आप अकाउंट्स में हो और आपको किसी और हाँ, टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट मतलब है, विद इन सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते कर हैं, सकते हैं जी रिटायर्ड ये एम्प्लॉयज को भी बुला सकते हैं। सो ये सारे हमारे इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल में क्या आ जाता है? आप कॉलेजेस में से उठा ये रहे भी हो, फैक्ट्री गेट में से बहुत उठा रहे सारे हो, आप न्यूज़पेपर से मंगवा रहे हो एम्प्लॉयज को, या सिंपल क्या कहते हैं वॉक इन इंटरव्यूज ले रहे हो, ये एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाता है। ठीक है? सर्च कर लिया। फिर स्क्रीन, स्क्रीन मतलब छांटी करेंगे। छांटी में इसमें सबसे पहले कौन सी छांटी कर लेते हैं कि अगर हमें ग्रेजुएट चाहिए तो +2 वालों को तो पहले छांटी कर लेंगे ना। फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ये देखेंगे, इनकी सैलरी कितनी देंगे, ठीक है ना? और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल हमने एम्प्लॉइज का तो देखना ही है, साथ में जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उसका भी देखना है कि हम कितना जॉब पर खर्च करेंगे, एम्प्लॉय को एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च करा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कितने करे हमने, एंड आउटसोर्सिंग अगर हम बाहर से एम्प्लॉय को मंगवाएंगे तो उसके लिए उसके घर वगैरह का भी खर्चा देना पड़ेगा, उसके रहने का, ओवर टाइम का कितना खर्चा लगेगा, ठीक है? और अगर 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 जो कैंडिडेट्स अनसुटेबल है, क्योंकि हमने तो 100 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने मतलब उनको बोल दिया कि आओ अप्लाई करो, लेकिन उनको खर्चा पानी, उनको पानी पिलाना, कई बार चाय पिलाना, बड़े ऐसे खर्चे होते हैं उनका थोड़ा बहुत, तो वो उनका कितना लगा है। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में आप ये देखते हो जब हमने एम्प्लॉइज को बुलाया
और सिलेक्शन से पहले पहले कितना खर्चा हो गया, समझ रहे हो? सो सैलरी ऑफ यहाँ पर एम्प्लॉइज की नहीं देखी जाती, रिक्रूटर की। रिक्रूटर मतलब जो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी कभी उनको सैलरी भी दी जाती है कि आपने इंटरव्यू लिया, आपने अपने दिन के इतने घंटे अपने यूज हमारे यहाँ पर लगाए, कंपनी में लगाए, चाहे वो इंटरनल एम्प्लॉय ही क्यों ना हो जो इंटरव्यू ले रहा, बट उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाती है रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि वो अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में सिलेक्शन से पहले पहले जो खर्चे होते हैं, उस पर पैसा कितना लगा वो चेक किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट जो सिलेक्शन से पहले हुई, उसकी कॉस्ट को इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में जज करा जाता है। कौन सी? रिक्रूटर की कॉस्ट, जो कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे। कितना टाइम लगा, कितना खर्चा लगा, एडवर्टाइजमेंट में भी खर्चा लगता है ना, क्योंकि आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, या कई बार आपको अलग अलग शहर भी जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आपका हो गया है ना, आउटसोर्सिंग बाहर से मंगवाओगे तो भी खर्चा, लाइक दैट। सो यहाँ से हमारा क्या खत्म होता है? रिक्रूटमेंट का प्रोसेस।